आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में। और जैसे कि हम 3 दिन से लगातार एक मैसेज फ्लो कर रहे हैं कि आपके जो भी परिचित हो, चाहे वो इस बिजनेस में हो नहीं हो, आपके मित्र हो, आपके रिश्तेदार हो, आप अपने बच्चों को भी आज के सेशन में ला सकते हैं, अपने परिवार के साथ भी आज के सेशन में बैठ सकते हैं। ये सेशन जीवन के हर पार्ट में, हर भाग में आपके लिए सहयोगी रहेगा। और मुझे इस मंच पर शानदार तरीके से इनविटेशन करने के लिए आदरणीय एमएस चौधरी, हमारे गुरुजी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एमडी साहब, एचओडी साहब, आए हुए सभी यूनिपे के ग्रेट बिजनेस पार्टनर्स, हमारे सभी सिल्वर डायरेक्टर, हमारे सभी ब्रोंज डायरेक्टर, एवं किसी भी कंपनी में कार्यरत कोई भी व्यक्ति आज के सेशन में आया हो, तो आप सभी का मैं हर्षयों बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने जीवन में एटलीस्ट एक निर्णय लिया और उसी कारण आप आज इस सेशन में हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और आपको आज के इस सेशन की तरफ हम आज बढ़ेंगे। साथियों, मेरी आपसे विशेष विनती यही है, इस सेशन को बिल्कुल ही वन वे ट्रैफिक ना होने दे। जब भी किसी तरीके का कोई प्रश्न या हम बातचीत करें तो उसको चैट के माध्यम से, जिन साथियों का पॉसिबल हो, आप अपना वीडियो ऑन करें। अगर आपकी नेटवर्क की समस्या नहीं है, मैं भी किसी रिमोट जोन में हूं, जब तक मुझे डेटा अलाउ करता है या नेटवर्क अलाउ करता है, मेरा वीडियो में ऑन रखने का ही प्रयास करूंगा। आपसे भी मेरी विशेष विनती है, जिन साथियों का नेटवर्क प्रॉपर हो, आप अपना वीडियो जरूर ऑन करें। आज इस सेशन में, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, दौलत का मनोविज्ञान। आज इस विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे बुक में चैप्टर होते हैं अलग अलग, वैसे ही आज हम इस दौलत के मनोविज्ञान के चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। आज इस सेशन के माध्यम से भाग 1 को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, अमीर सोच एवं गरीब सोच। साथियों, यहाँ पे अमीर लोग एवं गरीब लोग नहीं लिखा गया है, क्योंकि कोई भी अमीर या गरीब नहीं कहलाया जा सकता। कहलाया जा सकता है कि अमीर सोच एवं गरीब सोच। परिस्थिति और कारणवश अच्छे से अच्छा अमीर व्यक्ति भी गरीब हो सकता है और गरीब व्यक्ति भी अमीर हो सकता है। यहाँ पे गरीब का मतलब किसी का उपहास नहीं किया जा रहा, किसी की आर्थिक दृष्टिकोण से किसी के ऊपर बातचीत नहीं की जा रही। यहाँ पर बात की जा रही है तो गरीब मानसिकता की और अमीर मानसिकता की बात की जा रही है कि कैसे हम हमारी सोच को अमीर सोच की तरफ कन्वर्ट करें, जिससे ये जो दौलत का खेल है, इसमें जो हमारे जो माइंड, हमारा दिमाग का मनोविज्ञान कैसे दौलत को आकर्षित कर सकता है, या दौलत के जो कैमरे पूरे ब्रह्मांड में लगे हुए हैं, कैसे हम हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक करें। हाथ लगाए अपने सॉफ्टवेयर को, कैसे इस सॉफ्टवेयर को ठीक करें कि ये दौलत का जो कैमरा हमारे इस सॉफ्टवेयर की तरफ डाउनलोड हो जाए, दौलत का कैमरा की सैटेलाइट हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। साथियों, मैं फिर गुजारिश करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर, जो साथी अपना वीडियो ऑन कर सके, वीडियो जरूर ऑन करें और हर एक्टिविटी के साथ, एक्शन के साथ, चैट के साथ आज के सेशन में टू वे कम्युनिकेशन में बने रहे। मैं फिर इस मंच से कह रहा हूं, यहाँ पे अमीर सोच एवं गरीब सोच वर्ड को लिखा गया है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का उपहास के लिए आज का ये सेशन नहीं है।
सोच को हमें अमीर कैसे बनाना है, या अमीर लोग सोचते किस तरीके से हैं जिससे दौलत उनकी तरफ खींची चली आती है। आज के इस सेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं, सेशन में आगे बढ़ने से पहले हमारे आज के सेशन में हम डिलीट करेंगे कुछ ऐसी फाइलों को हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर से, और डाउनलोड करेंगे कुछ ऐसी फाइलों को हमारे मस्तिष्क में, जिससे कि दौलत का कैमरा ब्रह्मांड में जो लगा हुआ है, अंतरिक्ष में जो लगा हुआ है, वो सैटेलाइट पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस हो और आपके ऊपर धन की वर्षा हो सके और खूब सारी सफलता आपके जीवन में आ सके। इसीलिए आवश्यक है कुछ ऐसी फाइलों को जो वायरस पैदा कर देती है हमारे सॉफ्टवेयर में, उसको आज डिलीट करना, और कुछ ऐसी फाइलें जो दौलत को आकर्षित कर सकती है, उसको आज मैं इस सेशन के माध्यम से आपके इस कंप्यूटर में, आपके इस सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कराने की कोशिश करूंगा। परंतु साथ आपका चाहिए। मैं अपना 1000% इस शेयर में इस सेशन में लगा दूंगा। आप अपना कितना परसेंट, कितनी ताकत आज के इस सेशन में लगाएंगे, ये आप पर निर्भर करती है। तो फिर वही मैं बात कहना चाहूंगा, क्या आप धन के विज्ञान की फाइल को अपने मस्तिष्क में डाउनलोड करने के लिए तैयार हो? जवाब जरूर चाहूंगा। चैट और वीडियो के माध्यम से वीडियो जरूर ऑन करें। क्या आप धन के विज्ञान की फाइल को अपने मस्तिष्क में डाउनलोड करने के लिए तैयार हो? बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों के शानदार रेस्पॉन्स के लिए, और जिन साथियों ने वीडियो ऑन किया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज हम कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं आज इस सेशन के माध्यम से, कि हमारा एक दृष्टिकोण या एक नजरिया, जिसकी वजह से हम अपनी सफलता से दूर हट रहे हैं, दूर रह रहे हैं, या दौलत को अपने से दूर कर रहे हैं, आज किस तरीके से इस सेशन में हम समझेंगे। पार्ट 1 या एपिसोड 1 आप कह सकते हैं, या भाग 1 आप कह सकते हैं। आज के भाग 1 में हम पहला हिस्सा कवर करेंगे कि कैसे पहली फाइल हम आज डाउनलोड करेंगे हमारे दिमाग में, हमारे सॉफ्टवेयर में, ताकि वो कैमरा आपकी तरफ घूमे, वो सैटेलाइट आपकी तरफ घूमे और पूरा ब्रह्मांड आपके साथ लग जाए आपकी सफलता की यात्रा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से शानदार रेस्पॉन्स के लिए। साथियों, समझिए कि ये एक इंसान का, जैसे मैंने डायग्राम, एक चित्र के जरिए आपको बताने का प्रयास किया है, और आप जीवन में एक बात नोटिस कीजिए कि 95% लोग इस दुनिया में इस गर्दन के नीचे के हिस्से से काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। 95% लोग इस गर्दन के नीचे के हिस्से से आपकी आवाज रुक गई, आपकी आवाज रुक यस गई। यस 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 95% लोग इस गर्दन के नीचे के हिस्से से काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। 95% लोग इसी पार्ट से कमाते हैं और अपना कमाया हुआ पूरा पैसा इसी गर्दन के नीचे वाले हिस्से के लिए, चाहे वो पेट के लिए हो, शरीर के लिए हो, कपड़े के रूप में हो, खाने के रूप में हो, अच्छा दिखने के रूप में हो, अच्छे जूतों के लिए हो, इस पर ही खर्च कर देते हैं और एक दिन इसी शरीर को जलाकर भी आ जाते हैं। 95% लोग इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, फॉलो कर रहे हैं, और शायद कुछ और लोग भी फॉलो कर रहे होंगे फ्यूचर में भी। परंतु 5% लोग ऐसे हैं जो अपने
शरीर की गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से पैसा कमाते हैं, इसी पे कमाए हुए पैसे को खर्चा करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को इतना मजबूत करते हैं, इस दिमाग को इतना मजबूत करते हैं कि वो 5% लोग इस 95% लोग पे राज करते हैं। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? मेरी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं मैं सही तरीके से? ये 5% लोग अपने इस सॉफ्टवेयर पे, अपने दिमाग पे इतना खर्च करते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतनी मेहनत इस पार्ट से करते हैं कि ये 5% लोग इस 95% लोगों पे राज करते हैं जीवन भर। इतिहास भी इसका गवाह है और आज भी यही हो रहा है। तो क्या ऐसी कुछ आवश्यकता हमें है कि इस 5% लोगों के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती है, जो काम किया जाता है, जो जीवन का दृष्टिकोण रहता है, उस विज्ञान को आज हम समझने जा रहे हैं आज इस सेशन में। उस विज्ञान का पार्ट 1 समझने जा रहे हैं आज इस सेशन में। और एक उदाहरण से इसको मैं समझाना चाहूंगा, प्रैक्टिकल उदाहरण से। आपके सामने एक पेन को दिखाया गया है। इस पेन का 95% हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा जो लिखता है। मेहनत कौन करता है? ये वाला हिस्सा करता है। इंक किसकी खराब जाती है? इस हिस्से की जाती है। दिन भर रगड़ता कौन रहता है? ये हिस्सा रगड़ता रहता है। थकता कौन है? ये हिस्सा थकता है। पूरा दिन लगा रहता है, पूरा दिन लिखता रहता है, अपनी इंक, अपनी एनर्जी खत्म कर रहा है, अपना जीवन खत्म कर रहा है। परंतु ये 5% हिस्सा जब शाम को वो थका हारा आता है तो किस पे चढ़ के बैठ जाता है और राज करता है? ये 5% हिस्सा। और जब दुनिया को दिखाने का भी समय होता है तो वो 5% वाला ही दिखाई देता है। ये 95% लोग अपनी ईर्ष्या को तृप्त करते हैं कुछ ऐसी बातें बोलकर कि पैसा बुरी चीज है, पैसा बुरी चीज है, ऐसा बोल के अपनी ईर्ष्या उन 5% लोगों के प्रति जो भावनाएं होती है उसके लिए तृप्त करते हैं। अगर वो उनके जैसे नहीं बन पाते तो कुछ ऐसी बातों से अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि पैसा तो बुरी चीज है। फिर सेटिस्फाई करते हैं। पैसे वाले लोग बहुत बुरे काम करते हैं जस्ट अपने आप को या अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। या ये 95% लोग इस तरीके की बातें भी करते हैं। पैसे वाले लोग बहुत बुरे होते हैं। परंतु आप भी जानते हैं कई सारे पैसे वाले लोग, मैं ये नहीं कहता सारे ही अच्छे होते हैं, परंतु सारे ही बुरे भी नहीं होते हैं। बहुत सारी अच्छी आत्माएं, अच्छे लोग, धर्मात्मा लोग भी पैसे वाले होते हैं जो पूरी दुनिया का कल्याण भी करते हैं। अमीर लोग जनता को लूटते हैं, बस अपने आप को संतुष्टि देते हैं इस तरीके की बातों को कर करके अमीर लोगों के खिलाफ। और जब भी पेपर में कुछ आ जाए इनके बारे में, जैसे किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, किसी के बेटे ने या बेटी ने कुछ कर दिया और पेपर में कुछ आ गया अमीर आदमी के बारे में, या उसके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, उसका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो फिर इनको एक बात करने को मौका मिलता। देखा, मैंने तो कहा ही था, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अब देखो अब ऐसा हो रहा है। ऐसी कुछ बातों से अपने आप को तृप्त करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि वो जो पीड़ा है इन 95% लोगों की, कहीं ना कहीं इस तरीके की बातों से वो अपने आप को सेटिस्फाई कर देते हैं। परंतु ये जो दौलत का मनोविज्ञान है, दौलत का जो मनोविज्ञान है, आज मैं बहुत इस मनोविज्ञान का पार्ट 1 की सबसे महत्वपूर्ण बात आज आपसे करने जा रहा हूं। ये दौलत का मनोविज्ञान का जो कैमरा है, जो अंतरिक्ष में लगा हुआ है या ब्रह्मांड में लगा हुआ है, ये कैमरा कैसे इन
800 करोड़ लोगों को या 8 अरब लोगों को मॉनिटर कर रहा है, जज कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है उन लोगों को कि कैसे कुछ लोग, ये 5% लोग अमीर हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण, अमीर सोच के लोग अपनी जिंदगी के जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं। उनका डायरेक्शन हर समय अपनी ओर रहता है। अपनी जिंदगी में होने वाली हर घटना, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, लाभ हो, नुकसान हो, वो उसका जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं। और ये दौलत का मनोविज्ञान या दौलत का कैमरा उन्हीं लोगों की प्रति आकर्षित होता है जो हमेशा खुद की तरफ देख रहे हैं। और गरीब सोच के लोग यहाँ क्या करते हैं, अपनी जिंदगी के जिम्मेदार घटनाओं को या दूसरों को मानते हैं। उनकी उंगली हमेशा दूसरों की तरफ होती है कि मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया, या मेरे माता पिता ने ऐसा किया, सरकार ने ऐसा किया, मौसम ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे बच्चों ने ऐसा किया, मेरी पत्नी ने ऐसा किया, इसीलिए मैं सफल नहीं हो पाया। इशारा कहाँ रहता है? दूसरे की तरफ रहता है। उसने ऐसा किया, कारण हमेशा वो अपनी बातों का, अपनी जिंदगी का जिम्मेदार दूसरों में तलाशते हैं। और मेरा आपसे आज यहाँ पे प्रश्न यही है कि दूसरों की तरफ उंगली करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आप क्या मुझे चैट बॉक्स से बता सकते हैं? या कोई भी साथी रेज हैंड के माध्यम से अगर आंसर करना चाहे। मैं फिर से मेरे प्रश्न को दोहराता हूं, जब भी आपके जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, जिम्मेदार जब आप दूसरों को ठहरा देते हैं, स्पेशली बुरे समय के दौरान, अच्छा होता है तो काफी सारे लोग यही कहते हैं कि मेरी वजह से मैं सफल हो गया। परंतु छोटा सा भी नुकसान हो जाता है गरीब सोच के लोगों का, तो वो उस नुकसान का जिम्मेदार दूसरों की तरफ उंगली करके दिखाते हैं। इससे होने वाला सबसे बड़ा नुकसान क्या है? क्या आप बता सकते हैं? नवीन जी, आपका रेज हैंड है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नवीन जी, नवीन जी, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? सर मेरा वॉइस क्लियर है सर? यस यस सर। सर मैक्सिमम टाइम पे सर ऐसा ही होता है कि हम अपनी गलतियों को दूसरों के सर पे चढ़ा देते हैं, ठीक है, पर अपना गलती का एनालिसिस नहीं कर पाते कि हम खुद ही कहीं ना कहीं पे गलत हैं। तो सर 99% सर यही होता है कि हम अदर को डिपेंड करते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। तो कहते हैं कि अपनी गलती का भी और दूसरों की भी गलती का भी हम दूसरों को ही जिम्मेदारी ठहराते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच नवीन जी। और कुछ लोगों का इसमें रेस्पॉन्स भी आया है। मैं अपना प्रश्न फिर एक बार दोहराता हूं कि अगर आपके जीवन में होने वाले नुकसान या किसी भी प्रकार की असफलता का कारण जब आप दूसरों को ठहराते हैं, तो उससे होने वाला सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या है? Anybody in the chat or anybody in the recording in progress? Yes, शुभम व्यास जी, शुभम व्यास जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे बड़ा सर नुकसान ये कि हम अपने आप को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। हम ना, जो व्यक्ति सफल होना चाहता है ना, वो व्यक्ति अपने आप को पीछे एक तरीके से असफल बनाने में लग जाता है। बहुत सही जवाब सर आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शानदार रेस्पॉन्स के लिए। ये भी एक होने वाला नुकसान है जो आपने बताया, और बहुत बढ़िया सर। काफी सारे लोगों ने रिप्लाई किया, आप सभी का धन्यवाद। मैं अपने प्रश्न को दोहरा कर उसका जवाब फिर देता हूँ कि अगर आप अपनी असफलता या किसी हार का या होने वाले आपके किसी भी पार्ट का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी शरीर का, आपके जीवन का, आपकी पढ़ाई का, आपकी करियर का, XYZ, आपकी जमीन का, आपकी पैसे का होने वाला नुकसान का जिम्मेदार जब आप दूसरों को मानते हैं या दूसरे को ठहरा के अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि ये मैं डॉक्टर नहीं बन पाया क्योंकि
ये कारण था। मैं अच्छी कंपनी में जॉब पे नहीं लग पाया क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे उस अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइड ही नहीं किया या बताया ही नहीं। मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि ये ऐसा हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान हम ये कर देते हैं कि चूंकि हम उस असफलता का कारण दूसरों में ढूंढते हैं, तो हम अपनी सुधार की गुंजाइश को ही वहीं कत्ल कर देते हैं। हम अपने आप में जो सुधार की आवश्यकता थी, उसके चांसेस वहीं खत्म कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी ही खत्म कर देते हैं कि आप अपने अंदर झांके, अपने आप का मूल्यांकन करें, अपने आप को एनालिसिस करें, अपने आप में सुधार करें। इसकी संभावना ही आप खत्म कर देते हैं। जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, सरकार की वजह से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो अब आपने मान लिया सरकार की वजह से नहीं चल रहा है, तो ठीक है, फिर आपका मन और आपका दिमाग मान लेता है ठीक है, फिर सरकार सुधरेगी और आपका बिजनेस अच्छा चलना लग जाएगा। उसकी वजह से आप अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो जब सुधरेगा तब आपकी पढ़ाई या आपका बिजनेस, आपका जॉब अच्छा चलने लग जाएगा। वो जब सुधरेगा तब, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, न सरकार पे न किसी थर्ड पर्सन पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपका नियंत्रण किस पर है? आपका नियंत्रण अपने आप पर है। और जब आपके साथ होने वाली किसी भी घटना का, किसी भी नुकसान का, किसी भी असफलता का जिम्मेदार आप जब स्वयं में ढूंढते हैं कि ये क्यों हुआ, तभी आप अपने अंदर सुधार कर पाते हैं। एक गालिब जी बहुत ही अच्छी शेर कह गए इसके बारे में कि धूल चेहरे पर थी, धूल चेहरे पर थी, पर मैं आईना साफ करता रह गया। मेरी बात शायद इस शेर के माध्यम से आप तक जरूर पहुंच रही होगी। मैं क्या कहने का प्रयास और क्या चीज आपके मस्तिष्क में डाउनलोड करवाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर दोहराता हूं मेरी बात कि धूल चेहरे पर थी, पर मैं आईना साफ करता रह गया। मतलब कमी अपने आप में थी, परंतु मैं वो कमियां दूसरों के ऊपर मढ़ता गया, दोष दूसरों के ऊपर मढ़ता गया, ब्लेम करता रहा। और हमेशा आपने ये कई जगह पढ़ा होगा, जब हम एक उंगली किसी तरफ करते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ रहती है, परंतु हमारा ध्यान उस एक उंगली पर रहता है कि इसने ऐसा कर दिया, मम्मी ने ऐसा कर दिया, या पापा ने ऐसा कर दिया, मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया, मेरे मदर ने ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे पार्टनर ने ऐसा कर दिया, मेरे बॉस ने ऐसा कर दिया। परंतु उसमें होने वाली चीज को हम अपने अंदर इवेल्युएट करते ही नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है। हम कहीं ना कहीं सफलता को या दौलत को अपने से दूर कर रहे हैं। एक दोष आपने किसी और पर मढ़ा, एक स्टेप आपने अपनी सफलता के लिए दूर कर दिया, एक स्टेप दौलत को अपने आप से दूर कर दिया। तो आज के बाद से जब भी किसी और पर दोष मढ़ोगे या दूसरे की तरफ उंगली करोगे, ये जरूर सोच लीजिएगा कि मैंने दौलत को अपने आप से एक कदम दूर कर दिया है, सफलता को अपने आप से एक कदम दूर कर दिया है। अपना सुख तो अपने में है, पर्याय वस्तु में व्यर्थ प्रयास। अपना सुख तो अपने में है, पर्याय वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। साथियों, हम अक्सर खुशी को, सुख को दूसरे में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो सुख आपके अंदर ही है। आप ही उस सुख के मालिक हैं, परंतु आप वो मालिकाना हक समझ नहीं रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये जो 5% लोग हैं उनका जीवन का पूरा फोकस अपनी तरफ रहता है कि अगर मैं असफल हुआ हूं तो मेरी वजह से हुआ हूं, अगर मैं पास नहीं हुआ हूं, पढ़ाई में फेल हुआ हूं तो अपनी वजह से हुआ हूं, बिजनेस में असफल रह रहा हूं, नुकसान हो रहा है अपनी वजह से हो रहा हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं अपनी वजह से नहीं हो पा रहा हूं, क्या कारण है उसको खोजते हैं और उस पे काम करते हैं, और यही कारण है वो 95% से निकलकर 5% की तरफ चले जाते हैं। तो आज से हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें दोष मढ़ने वाली या ब्लेम गेम, ये खाली आपकी आत्मा की संतुष्टि है कुछ समय के लिए। आप दूसरे पे दोष देके अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो कि ये तो मेरी वजह से हुआ नहीं है, उसकी वजह से हुआ है, ये खाली आप संतुष्ट कर रहे हो, परंतु वास्तव में आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये दौलत का कैमरा सब देख रहा है, ब्रह्मांड से सबको स्कैन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। उस कैमरे के सामने कोई चीज छुपी नहीं है। इसी चीज को मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाना चाहूंगा। एक हीरो के व्यापारी होते हैं, हीरा डायमंड के व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होता है। वो उस हीरो को बेचने के लिए दिल्ली से एक ट्रेन में चढ़ता है, और जब वो ट्रेन में चढ़ रहा होता है उसको कुछ बदमाश देख लेते हैं कि ये व्यापारी चढ़ा है और उसके पास हीरे हैं। तो उन बदमाशों में से एक बदमाश उनका पीछा करना शुरू कर देता है, और जिस ट्रेन में जिस डब्बे में वो चढ़ते हैं उसी डब्बे में वो चोर भी चढ़ जाता है। सेठ जी इस सीट पे बैठे हैं, वो सामने वाली सीट पे बैठा है, बस सेठ जी को ही वो घूरता रहता है। और वो जो बिजनेसमैन था तो डेफिनेटली जब हीरे कैरी करके ले जा रहा है और इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन था तो डेफिनेटली वो लोगों की परख भी रखता है। उसको समझ में आ गया कि ये ठग मेरे पीछे पड़ गया है, उनको पता चल गया ये बात। दोपहर का ट्रेन का समय था, दिल्ली से ट्रेन निकली थी, मुंबई की तरफ चल रही थी। शाम का वक्त हुआ, 7-8 बजे के आसपास वो चोर फटाफट अपना खाना वाना करके सो गया, क्योंकि उसको रात को उठना था वो चोरी करने के। और जो सेठ जी थे आराम से 10-11 बजे खा पी के 10-11 बजे सोने के लिए तैयार हुए, और सोने से पहले अपनी वो हीरो की पोटली निकालकर उस चोर के पास जो बैग था तो उसमें डाल दी और फिर आराम से सो गए। चोर रात को 1 बजे के आसपास उठा और धीरे से सेठ जी के सभी सामान, सेठ जी का जेब, सेठ जी का बैग, सभी कुछ ढूंढने लगा, खंगालने लगा, थक गया, ढूंढते 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 सुबह के 4 बज गए। उसने सोचा अब सो जाता हूँ, कल की भी रात है क्योंकि 2 दिनों का सफर है, कल फिर जब सेठ जी सोएंगे फिर ढूंढूंगा, पता नहीं कहाँ छुपा दिया है। सुबह 6 बजे के आसपास सेठ जी उठते हैं। उठते ही क्योंकि चोर तो पूरी रात का जागा था, वो सोता रह गया, पोटली उनके उस चोर की पॉकेट से निकाल के उन्होंने अपने पास रख ली। फिर पूरा दिन आराम से वो सेठ जी बैठे रहे। फिर वही घटनाक्रम दूसरे दिन भी रिपीट हुआ। वो चोर फिर 6-7-8 बजे फटाफट खा पी के सो गया। सोचा कि आज रात को तो मैं पक्का ये पोटली हीरो की जो इनके पास है वो जरूर चोरी कर लूंगा। 7-8 बजे सो गया। सेठ जी फिर वैसे ही दूसरे दिन सोने से पहले अपनी हीरो की पोटली को चोर की बैग में, चोर की जेब में डाल दिया, जो सेफ तिजोरी उनको लग रही थी। फिर सो गए। चोर फिर रात को 1 बजे जागा, फिर ढूंढने लगा पूरा बैग इधर उधर, सेठ जी का पूरा सामान ढूंढ लिया, परंतु चोर को वो हीरो की पोटली मिली नहीं। फाइनली फिर थक हार के 4-5 बजे सो गया। सेठ जी सुबह उठे 6 बजे, और जैसे कि अब दूसरे दिन का समय था तो 8 बजे मुंबई सेंट्रल पर सेठ जी उतरे तो पीछे के पीछे वो ठग भी उतरा, चोर भी उतरा। सेठ जी थोड़ा चले तो फिर वो चोर उनके पास गया कि हे
महान व्यक्ति मैं क्या कहूं आपके बारे में। आप तो बस सेठ जी मुझे इतना बता दो कि आपने वो पोटली छिपाई कहाँ थी, मैं चोरी छोड़ दूंगा। मैं क्या, मेरा बाप भी चोरी छोड़ देगा, मेरा खानदान चोरी छोड़ देगा। आप तो बस भगवान ये बता दो कि आपने तो वो हीरो की पोटली छुपाई कहाँ थी। तो उस सेठ जी ने तो जवाब दिया, ये हमारे लिए दौलत का मनोविज्ञान का पहला मूल मंत्र है कि हे मूर्ख, अगर तू खुद के गिरेबान में एक बार झांक कर देख लेता तो तू चोर नहीं था, तू तो मालिक था रे, तू तो मालिक था, क्योंकि हीरे तो तेरे पास ही थे, तू तो मालिक था। आवश्यकता हमें है अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक कर देखने की, और तभी हम अपने अंदर सुधार कर पाएंगे। और जब तक आप अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे, तब तक न तो हम दौलत को अपनी ओर ला पाएंगे, न सफलता को अपनी ओर ला पाएंगे। तो आज से हमारा जो मूल मंत्र यही है कि हमें ये दोष मढ़ना, शिकायत करना दूसरों के बारे में, दूसरों की उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, कंप्लेन बॉक्स बन जाते हैं कुछ लोग। पर ये कर करके कहीं ना कहीं दौलत को या सफलता को, सक्सेस को हमसे दूर करते जा रहे हैं। और इसी दौलत के मनोविज्ञान में जो पहला सिद्धांत है, उसी में कुछ और बातें ऐड करना चाहूंगा। कुछ लोग खुद को सही साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, बस ये साबित करने में, अपने परिवार वालों को या लोगों को ये साबित करने में कि मैं सही हूं। इसमें अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। अगर आप सही हैं, आप अगर सही है, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति लग जाएगी आपको आगे जाके सही साबित करने में, और जो लोग आपको गलत कह रहे थे वो झुक जाएंगे आपके चरणों में। तो ये खुद को सही साबित करने वाली जो स्ट्रेटेजी है या उनको फॉलो करते हैं, उसमें अपनी ताकत लगाना बंद कर दीजिए। ताकत उसमें लगाइए कि आपके गिरेबान में जाकर क्या कमी है, कहाँ कमी है, उसको सही किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, उस पे काम करना आपको शुरू करना है। और अपनी जिंदगी का जिम्मेदार जब जब हम दूसरों को ठहराने जाते हैं, बहुत बड़ी क्षति हम कर रहे हैं। आज इस मंच से, इस सेशन से मैं यही संदेश या टाइम फॉर एक्शन, एक्शन काम किया है आज का, कि जब भी आज के बाद से दूसरों के ऊपर दोष बढ़ोगे तो समझ लीजिए आप अपना गला खुद काट रहे हैं। इस बात को, इस स्लाइड को जरूर याद करना, जब भी, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, आपकी बिजनेस की बात हो, हम जिस बिजनेस में उसकी रैंक की बात हो, उसमें इनकम की बात हो, जब भी हम दोष दूसरे के ऊपर मढ़ रहे हैं, समझ लेना कि आप अपना खुद का गला काट रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एक्शन, पूरे दिन का मूल्यांकन, घटनाओं का, अच्छी बातों का, बुरी बातों का, आपको एट द एंड ऑफ द डे किसी बुक में, डायरी में 5 मिनट का समय निकाल के जरूर लिखना चाहिए कि आज आपने किस काम के लिए किसको दोषी ठहरा दिया, क्या अच्छा किया आपने आज, किस बात के लिए दूसरों के ऊपर आपने दोष को मढ़ दिया, दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दिया और अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मूल्यांकन आज से करना जरूर शुरू कर दे। और ये जो रिटर्न प्रैक्टिस होती है, 5 मिनट की एक्टिविटी अगर आपने लगातार कुछ महीने तक फॉलो कर दी, तो आप ये जो दोष मढ़ने वाली, ये जो एक बुरी लत हमें लग गई है, उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। और तभी ये जो दौलत का मनोविज्ञान है, या जो दौलत का कैमरा है, दौलत की सैटेलाइट है, वो आपके प्रति आकर्षित होगी। तो आज पुरानी फाइलों को डिलीट करके इस नई फाइल को डाउनलोड आपके अंदर आप
करे, यही मेरा आपसे विनती है। दूसरी बात, इसी चीज को अगर हम प्रकृति में देखें, जैसे कि ग्रेविटी, इसी बात को मैं प्रकृति से समझाना चाहूंगा आपको। ग्रेविटी, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। शिकायत करने के ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूं, दूसरों पे दोष मढ़ने के ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूं। शिकायत, अगर ये प्रकृति में ग्रेविटी नहीं होती तो अगर आप गिर भी जाओ तीसरे फ्लोर से, चौथे फ्लोर से, तो आप जमीन पे गिरोगे नहीं, आपको लगेगा नहीं, आपको कभी नहीं लगेगा, आपको कभी चोट ही नहीं आएगी। अगर आपने गिरते भी हो तो आप गिरोगे ही नहीं जमीन पे, अगर ग्रेविटी ही नहीं होती। परंतु उस केस में तो आप कभी ये नहीं कहते कि ये धरती माँ, ये कैसी ग्रेविटी है, तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल मुझे तो गिरा दिया। शिकायत क्यों नहीं उनसे करते हो? क्योंकि आप मान चुके हो कि वो तो शाश्वत है, वो बदल नहीं सकता है, वो रहने ही वाला है। तो आप उस ग्रेविटी को पॉजिटिव वे में यूज करना चालू कर देते हो। सोचिए, ये ग्रेविटी नहीं होती तो हम क्रिकेट नहीं खेल पाते, या कोई खेल नहीं खेल पाते, बैडमिंटन नहीं खेल पाते, या एरोप्लेन नहीं उड़ पाता, और काफी सारी चीजें हैं जो बैलेंस नहीं कर पाती। काफी कुछ चीजें, उसके फायदे हैं उस ग्रेविटी। तो हर चीज के इस नेगेटिव एस्पेक्ट को शिकायत की नजर से ना देखते हुए, शिकायत का पिटारा ना बनते हुए, उससे बेनिफिट या अपने अंदर क्या बदलाव या क्या सुधार मैं वहां से कर सकता हूं, इसके बारे में हमें जरूर ढूंढना है। और आज एक प्रतिज्ञा लेनी है आज इस मंच से, कि आज से मेरे साथ जो भी लोग होस्ट है अनम्यूट कर सके अपने आप को, तो आज ये प्रतिज्ञा आज इस मंच से हम जरूर करें। जो होस्ट साथी अपने आप को अनम्यूट कर सके, हम एक साथ से आज इस प्रतिज्ञा को बोलेंगे। आज से जो होस्ट साथी अपने आप को अनम्यूट कर सके, आज हम एक प्रतिज्ञा इस मंच से जरूर लेना चाहेंगे। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अपने आप को शानदार, लाउड एंड क्लियर सर, बहुत शानदार, लाउड एंड क्लियर सर। इस प्रतिज्ञा को मेरे साथ दोहराए, जरूर दोहराए कि आज से मेरे जीवन में, आज से मेरे जीवन में, आज से मेरे जीवन में होने वाली किसी भी क्षति, होने वाली किसी भी क्षति, नुकसान नुकसान जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। कभी दूसरों को दोष नहीं दूंगा, एवं हर होने वाली सफलता का जिम्मेदार भी मैं स्वयं हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मैं इस बात को, इस प्रतिज्ञा को दोहरा रहा हूँ कि आज से मेरे जीवन में होने वाली किसी भी क्षति या नुकसान का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। कभी दूसरों को दोष नहीं दूंगा। और ये फाइल अगर आज आपने डाउनलोड कर ली तो ये दौलत के सिद्धांत, दौलत के खेल में दिमाग के मनोविज्ञान की ये पहली फाइल है जिसको आज डाउनलोड करनी है। ये पार्ट 1 है जिसको मैं एक छोटी सी कहानी से समाप्त करना चाहूंगा। भाग 1 को आज यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध कई सालों की प्रतीक्षा के बाद अपने घर यशोधरा जी के पास वापस जब लौटते हैं और दरवाजे पर खड़े होकर यशोधरा जी से कहते हैं भिक्षान देही, क्योंकि वो तो भगवान बुद्ध उनको रात को अकेले सोते हुए छोड़कर चले गए। तो कई वर्षों के बाद वापस पहली बार जब उनको देखा तो यशोधरा जी भी बहुत चतुर तो थी ही, उन्होंने एक प्रश्न भगवान बुद्ध से किया कि हे भगवान, आप जिसे ढूंढने इतने सालों से जंगल में गए थे, क्या वो घर में नहीं थे? मैं फिर वो प्रश्न को दोहराता हूं कि हे भगवान,
आप जिसको ढूंढने जंगल में गए थे इतने वर्षों से, क्या वो इस घर में नहीं थे जो आप मुझे छोड़ के चले गए? बहुत ही शानदार प्रश्न और बहुत ही सीख देने वाला ये प्रश्न और जवाब भगवान बुद्ध का यशोधरा जी को था। यशोधरा जी ने कहा कि हे यशोधरा, बात तो तूने सही कही कि मैं जिसे ढूंढने गया था वो घर में भी था, पर मुझे वो पता तब चला जब मैं जंगल में गया और वहां जाके जब तपस्या की तब पता चला कि वो तो हर जगह है। वैसे ही हम काफी सारी खुशियों को बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो खुशियां तो हमारे अंदर ही समाई हुई है, वो दौलत हमारे अंदर ही समाई हुई है, वो सफलता हमारे अंदर ही समाई हुई है, परंतु कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसी हरकतों की वजह से ये दोष देना, शिकायतें करना, दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, इसी कारण से कहीं ना कहीं उस दौलत को, उस सफलता को, उस खुशियों को हम अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो आज हमें जिम्मेदारी यही लेनी है, 100% अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं को लेनी है, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो अच्छे रिश्ते की हो, पति पत्नी के रिश्ते की हो, माँ बाप और बेटे की हो। 100% जिम्मेदारी अपने आप की ही लेनी है। और इसी वाणी से मैं आज दौलत के मनोविज्ञान या दौलत के इस खेल में दिमाग के मनोविज्ञान का पार्ट 1 यही समाप्त करता हूं और इस मंच से फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जल्द ही हम लौटेंगे पार्ट 2 के साथ और आपसे फिर विनती है उस पार्ट 2 में भी आप अपने परिचित, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ जरूर मौजूद रहे। ये दौलत के मनोविज्ञान की कुछ फाइलें अगर आज हमने जीवन में डाउनलोड कर ली तो कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी जीवन में सफल होने से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय यूनिपे, ओवर टू होस्ट सर। थैंक यू वेरी मच।